वाइड वाइड। तकलीफें चाहे जितनी भी हो, अगर हौसला बुलंद है तो रास्ते खुद बनते जाएंगे। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि सितारे भी तभी चमकते हैं जब रात गहरी होती है। बस विश्वास रखो खुद पर, अपनी मेहनत पर और उस ईश्वर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले बज चुके हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, एकमात्र सुपर प्राइम टाइम शो का, यानी जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं, तो नतीजे हम आपको रोजाना रात को 9 बजे और रिपीट टेलीकास्ट रात को 12 बजे दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज के मुद्दे बेहद खास हैं। कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हिंदू त्योहार, मुस्लिम वार, क्या हम बात कर रहे हैं, होली का त्योहार था। कहां कहां पर किस तरीके से एक तरीके से दंगे का माहौल बना दिया गया, हमले हुए, किसको नागवार गुजरा ये होली का त्योहार, उसके बारे में आपको विश्लेषण करके बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का, एएसआई की हत्या हुई थी, बिहार की बात कर रहे हैं क्या? अगर जानना है विस्तार से तो जानिए कि भाई अपनी ड्यूटी को निभाते निभाते पुलिस वालों को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता। अपनी जान की बाजी पुलिस वाले लगाते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। हालांकि लोग इतनी शायद अहमियत उनको ना मिलती हो, लेकिन हम तो अहमियत करते हैं। हर एक उस व्यक्ति को सलाम हम करते हैं जो कि देश के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करता है, और हमेशा याद रखा जाएगा ऐसे महान व्यक्तियों को। फिर आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का भी रुख करेंगे। कांग्रेस मुस्लिम पार्टी, आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या फैसला कि भाई जब कर्नाटक की बात आई तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, कोई कसर नहीं छोड़ी गई। 4% दे दिया गया, वहां भी, वो भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में। आवश्यकता क्या थी? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए ये मुद्दा भी। और बेहाल पाकिस्तान के बारे में तो क्या कुछ कहा जाए। इंटरनेशनल बेइज्जती का हर एक दौर उसने झेला है और आज भी झेल रहा है। अमेरिका जाके भी रोजाना उसका कोई ना कोई मंत्री, नेता बेइज्जती अवश्य करा के आता है। ये उसकी आदत है और मजबूरी भी, अगर मैं गलत नहीं हूं। लेकिन तालिबान किस तरीके से उनके साथ खेल खेल रहा है, और बलूचिस्तान के लड़ाके तो उन्हें एक तरीके से छठी का दूध याद दिला ही रहे हैं। चलिए अब आएंगे पहले मुद्दे पर, बात करेंगे हिमालय की। हिमालय की पावन गोद में स्थित केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भक्ति का केंद्र है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा भी है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी धार्मिक आस्था को पुष्ट करते हैं। ऐसे में इस धाम की शुचिता और धार्मिक महत्व बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। ये आपको हम बता रहे हैं। हाल ही में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की पहल की जा रही है, जिसे हिंदू समाज के हित में उचित और सराहनीय कदम माना जा सकता है। यह देखा गया है कि कुछ गैर हिंदू तत्व केवल व्यापारिक लाभ और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस धार्मिक स्थल पर आते हैं और मांस, मछली और शराब जैसी चीजों की बिक्री करते हैं, जिससे इस धाम की पवित्रता भंग होती है। इस बात की जानकारी स्थानीय विधायक आशा नोटियाल ने दी है, जिन्होंने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व केदारनाथ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और गैर हिंदुओं को चिन्हित करके उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। ये कदम न केवल हिंदू श्रद्धालुओं की भावनाओं की रक्षा करेगा, बल्कि धार्मिक स्थलों की गरिमा को भी बनाए रखेगा। अगर हम अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों की बात करें तो मक्का मदीना में गैर मुसलमानों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। वेटिकन सिटी में ईसाई परंपराओं का पालन अनिवार्य है और किसी भी गैर ईसाई को विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसे में हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और उनके धार्मिक महत्व को बनाए रखने के लिए इसी प्रकार के कदम उठाना कोई अनुचित निर्णय नहीं है। अगर दूसरे धर्म अपने धार्मिक स्थल, दूसरे मजहब अपने धार्मिक मजहब के स्थलों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बना सकते हैं, तो हिंदू धर्म स्थलों की रक्षा के लिए भी ऐसे निर्णयों की आवश्यकता है। बीते कुछ वर्षों में केदारनाथ और अन्य हिंदू तीर्थ स्थलों पर यह देखा गया कि गैर हिंदू व्यापारियों ने न केवल व्यापारिक जिहाद को बढ़ावा दिया, बल्कि धार्मिक स्थलों की, आपको बताएं किस तरीके से वहां पर दुर्दशा जो है वो हो गई। चलिए आपको ये खबर भी हम विस्तार से समझाते हैं। इस पर प्रतिक्रियाएं भी जो आई हैं वो भी आपको हम सुनाते हैं। देखिए, अभी हमारे माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय सौरभ बोगड़ा जी ने भी वहाँ पर पूरे प्रशासन के साथ, स्थानीय जनता के साथ
और जो ये वहाँ पर व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी, घोड़े खच्चर वाले और तमाम जितने भी टेंट और दुकानें लगाने वाले, फड़ लगाने वाले जितने भी लोग थे, सब उस मीटिंग में आए हुए थे। और सबके साथ उन्होंने मीटिंग करी। उन लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव लेने के लिए भी वो मीटिंग थी और व्यवस्थाओं के संबंध में भी मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी खुले रूप से वहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट मांस शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूँगी कि उस पर इन चीज़ों को जांच करके देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहाँ पर। और जो हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीज़ें वहाँ पर न हो, ऐसा मेरा भी। अब प्रशासन और सरकार का यह प्रयास इसी बढ़ती समस्या पर नियंत्रण लगाने और हिंदू आस्था को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हिंदू धर्म में धार्मिक स्थलों की पवित्रता और मर्यादा का विशेष महत्व है। केदारनाथ धाम की धार्मिक गरिमा को बनाए रखने के लिए गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है, जो कि हिंदू समाज के लिए एक स्वागत योग्य निर्णय है। ये कदम श्रद्धालुओं के विश्वास को मजबूत करने और केदारनाथ धाम की शुद्धता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सहायक होगा। केदारनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रतीक भी है। यहाँ की पवित्रता को बनाए रखना जो है हम सबका, जो सभी हिंदुओं का कर्तव्य है। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय धार्मिक शुचिता, आस्था की रक्षा और तीर्थ स्थलों की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए लिया गया एक उचित और सकारात्मक कदम है। ये न केवल हिंदू संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करेगा बल्कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। ऐसे में निर्णय समर्थन और सम्मान के योग्य है। और आपने प्रतिक्रिया भी इस खबर पर सुनी। आपको विस्तार से हमने ये खबर बताई कि भाई आखिर कैसे बाहरी तत्वों को वहां पर आने से रोकना। बाहरी कौन होता है? देखिए, प्रॉक्सिमिटी केवल डिस्टेंस की नहीं होती, मन की भी होती है। अगर मन से कोई करीब है उस स्थान के तो ही वो आए, और धर्म से करीब है तो आए, वरना क्या लाभ है उसका? केवल व्यापार के लिए धार्मिक स्थलों को नहीं चुना जाता। बाकी मजहब एक बहुत बड़ा उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। ये भी मुख्य खबर है। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि यहाँ की बहुसंख्यक आबादी को अपने तीज त्योहार मनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुओं के द्वारा कोई भी धार्मिक आयोजन किया जाता है उस पर मुस्लिम कट्टरपंथियों का साया पड़ जाता है। हिंदू जब भी कावड़ यात्रा निकाले, माता का जागरण कराए, मूर्ति विसर्जन को जाए या इसी तरह के अन्य कोई आयोजन करे तो मुस्लिम कट्टरपंथी कहीं उस पर पथराव करने लगते हैं तो कहीं रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। उनके इस कृत्य का विरोध होता है तो ये लोग तलवारें भांजने लगते हैं। आगजनी और पेट्रोल बम तो आम बात हो गई है, लेकिन पेट्रोल बम फोड़ने वाले तब जरूर आहत हो जाते हैं जब उन्हें कहीं पटाखों की आवाज सुनाई पड़ जाती है। होली के अवसर पर भारत के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। इसमें झारखंड का गिरिडीह, पंजाब का लुधियाना और पश्चिम बंगाल का वीरभूम जिला शामिल है। इन घटनाओं में मुख्य रूप से हिंदू होली जुलूसों पर इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा हमले किए गए हैं, जिससे कई लोग घायल हुए और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। 14 मार्च 2025 को झारखंड के गिरिडीह जिले के घोरथंबा इलाके में होली जुलूस के दौरान हिंसा भड़क उठी। जानकारी के अनुसार मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने होली जुलूस के मार्ग पर आपत्ति जताई, जिससे विवाद शुरू हो गया। बहुत जल्द ही पथराव और हिंसा में ये बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मुस्लिम कट्टरपंथियों ने पहले से संगठित होकर हिंदू जुलूस पर हमला किया। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जबकि उपद्रवियों ने 3 दुकानों और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में करने का प्रयास किया। गिरिडीह के एसपी डॉक्टर बिमल ने बताया कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब लुधियाना, पंजाब के लुधियाना के फोकल पॉइंट इलाके में बिहारी कॉलोनी के पास भी सांप्रदायिक हिंसा हुई। मस्जिद के पास डीजे बजाने को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद तब बढ़ गया जब हिंदू समुदाय के लोग डीजे के साथ होली मना रहे थे और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद मस्जिद से निकले लोगों ने हिंदुओं पर हमला कर डाला। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में ईंट पत्थर और बोतलों से हमले में बदल गई। इस झड़प में 10 लोग घायल हो गए, जबकि कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पत्थरबाजी साफ देखी जा सकती है। वीरभूम पश्चिम बंगाल का भी जान लीजिए।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के अनाईपुर गांव में होली के दिन हिंदुओं पर हमला किया गया। डोल पूर्णिमा और होली का जुलूस निकाल रहे हिंदुओं पर इस्लामी कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला कर डाला। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिस की मौजूदगी में भी यह हमला जारी रहा, लेकिन हमलावरों पर कोई तत्काल कार्रवाई नहीं हुई। हिंदू समुदाय के कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और कई घरों को नुकसान पहुंचाया गया। इस हमले के पीछे स्थानीय इस्लामी संगठनों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हिंदुओं के त्योहारों के दौरान हिंसक घटनाएं दर्ज की गई हैं। स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया। होली के दिन हुई इन हिंसक घटनाओं ने फिर से सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। गिरिडीह, लुधियाना और वीरभूम की घटनाएं दर्शाती हैं कि त्योहारों के दौरान भी धार्मिक असहिष्णुता की घटनाएं सामने आ रही हैं। सरकार और प्रशासन को इस तरह की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की हिंसा दोबारा ना हो। दोषियों की गिरफ्तारी और सख्त सजा से ही ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। यदि इस तरह की घटनाओं को अनदेखा किया गया तो ये देश की सामाजिक एकता के लिए घातक साबित हो सकता है। सभी नागरिकों को कानून का सम्मान करना चाहिए और प्रशासन को निष्पक्षता से अपराधियों को सजा दिलानी चाहिए। लेकिन हिंदू समाज हर बार काटा जाता है और बावजूद इसके कट्टरपंथियों में भाईचारा टटोलने में लग जाता है। अभी भी उनको भाईचारा हिंदुओं को दिखता है। कितने ही ऐसे मामले हैं जहां हिंदू चारा बना है और ये सब कई सदियों से चला आ रहा है। देश में हुई सांप्रदायिक हिंसा ने हमें इतिहास में झांकने पर मजबूर कर दिया है। देश में त्योहारों पर दंगों का इतिहास पुराना है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में भारत का बंटवारा करने के कारणों को गिनाते हुए सांप्रदायिक दंगों का लंबा लेखा जोखा पेश किया है। उन्हें पढ़कर लगेगा कि बीते 100 साल में कुछ नहीं बदला। हिंदू और मुसलमान आज भी एक दूसरे के करीब नहीं आ सके। हालात ये हैं कि हिंदू हो या मुसलमान, दोनों के ही त्योहारों पर कहीं ना कहीं से हिंसा की खबरें अक्सर आ जाती हैं। पश्चिम बंगाल में तो ऐसा बार बार देखने को मिलता है। कोलकाता में 100 साल पहले सिखों को जुलूस निकालने की मंजूरी नहीं मिली थी, अब कुछ मामलों में हिंदुओं को नहीं मिलती है और हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ध्यान रहे कि 100 साल का लंबा वक्त ही नहीं बीता, बल्कि मुसलमानों के 2 देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी बने, फिर भी स्थिति जस की तस है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे भांप लिया था, इसलिए उन्होंने भारत विभाजन के लिए आबादी की संपूर्ण अदला बदली की शर्त को अनिवार्य बताया था। देखिए, उनकी बात को मानेंगे कि आज की बात को मानेंगे? उनकी बात को अगर मान लिया जाता तो शायद आज ये दंगों की स्थिति, या आज से 20-40 साल 50 साल में कोई दंगों की स्थिति ना बनती। चलिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जो कभी ज्ञान और संस्कृति की भूमि था, लेकिन आज बदहाली का शिकार है। बाढ़ की मार, गरीबी की जंजीर, टूटी सड़कें, बेरोजगार युवा, शिक्षा की बदहाली, दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था और बिगड़ते कानून तंत्र, बिहार के माथे पर पिछले कई दशकों से यही चस्पा है। गौतम बुद्ध जी, महावीर जी, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जी, आर्यभट्ट जी, गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह, बाबा नागार्जुना जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, कर्पूरी ठाकुर जी की इस जमीन को आज ना जाने क्या हो गया है, जहां गोलियों की गूंज और लहू से लाल सड़कों की चीखें सुनाई देती हैं। दिन दहाड़े हत्या, लूट, अपहरण, गैंगवॉर, आम आदमी डर के साए में जीने को मजबूर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यही है सुशासन का सच? ताजा मामला है एएसआई की हत्या का, जहां 3 दिन के अंदर एक बार फिर एक एसआई की हत्या कर दी गई। 3 दिन पहले ही अररिया में भीड़ ने एएसआई को मार डाला और अब मुंगेर में एक और एएसआई की हत्या कर दी गई। इस मामले में आरजेडी ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी को इस मामले में विपक्ष की साजिश नजर आ रही है। सवाल यह है कि आखिर कब खूनी खेल रुकेगा? कब तक आम बिहारी की रगों में डर दौड़ता रहेगा? कब तक सत्ता में बैठे नेताओं के लिए क्राइम महज आंकड़े भर रहेगा? इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव है। ऐसे में एक एक अपराध नीतीश की नेतृत्व वाली सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। नया मामला मुंगेर का है। वहां बिहार पुलिस का एक एएसआई 2 पक्षों का झगड़ा सुलझाने जाता है। ध्यान से सुनिएगा, उसका कुछ नहीं जाना था अगर वो वहां ना जाता, लेकिन वो झगड़ा सुलझाने के लिए वहां वो एएसआई जाता है। वहां उस पर धारदार हथियार से हमला हो जाता है। हमले में एएसआई गंभीर रूप से जख्मी होकर दम तोड़ देता है। 3 दिन पहले की एक वारदात भी जान लीजिए, सिर्फ लोकेशन बदली है। मुंगेर जैसा कांड अररिया में भी हुआ। तारीख थी 12 मार्च। वहां एएसआई पुलिस टीम के साथ एक अपराधी को पकड़ने पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने हमला कर दिया और मार डाला उसको।
अररिया के बाद मुंगेर में एएसआई की हत्या हैरान करने वाली है। एएसआई संतोष कुमार दो पक्षों का झगड़ा सुलझाने पहुंचे थे, लेकिन एक पक्ष के लोगों ने उन पर हमला किया। हमलावरों ने एएसआई पर रॉड से कई बार वार किए, फिर गंभीर रूप से जख्मी हालत में उन्हें मौका वारदात से करीब 40 मीटर तक घसीट कर किसी दूसरे के दरवाजे पर फेंक दिया और फरार हो गए। इतनी हिम्मत इन अपराधियों की। अपराध के बाद उठ रहे कई सवाल। देखिए, 2 दिन में दो एएसआईओं की हत्या ने बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। पुलिस वाले को मार सकते हैं क्या ये? शोक सांत्वना का सियासी प्रोटोकॉल निभाया जा रहा है, साथ ही चल रहा है उम्मीदों के अनुरूप पलटवार का सिलसिला। मुंगेर में एएसआई की हत्या पर सियासी तनाव के बीच एक आरोपी का एनकाउंटर कर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। गोली लगने से गिरफ्तार एक आरोपी जख्मी है। इस मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी रणबीर यादव फरार है। सवाल है कि इन दिनों अपराधी जो है बेलगाम क्यों हैं? ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है क्या? तो बिहार के अगर ये सुरक्षित नहीं तो बिहार के लोगों को का कैसे सत्ता और तंत्र में भरोसा कायम होगा? मुंगेर की घटना को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने यह कहा कि दुखद है, सरकार कार्रवाई करेगी। अपराध को खत्म करने के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है। सुशासन के लिए हम सत्ता में हैं, एक्शन लेंगे। प्रशासन पर कोई हमला नहीं कर सकता। लोगों को चिन्हित करेंगे और अपराधियों को उसी भाषा में प्रशासन समझाएगा जिस भाषा में वो समझते हैं। अगर एनकाउंटर की जरूरत हो तो करो। कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। देखिए, बिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है। बीजेपी और एनडीए जिम्मेदार हैं। बीजेपी वाले हर चीज में बस राजनीतिक फायदा देखते हैं। बीजेपी त्योहारों के समय माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करती है, ये आरोप विपक्ष का उन पर लगा। लेकिन जो हुआ कि राजनीति से परे है। हमारे ये वीर पुलिसकर्मी, ये वीर जवान जो है झगड़ा सुलझाने जाएं और मारे जाएं, बेहद निंदनीय है, बेहद निंदनीय। एएसआई संतोष कुमार वो 112 के अंतर्गत काम कर रहे थे और कल देर शाम को उनको सूचना मिली थी। सूचना पे वो सत्यापन के लिए गए और 2 पक्षों के बीच विवाद का मामला जब उस विवाद को सुलझा रहे थे, उसी दौरान एक पक्ष के द्वारा हमला कर दिया और इलाज के दौरान देर रात्रि में पटना के पारस अस्पताल में वो शहीद हो गए। इस घटना में अभी तक कुल 7 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई, जिसमें से 5 लोगों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई। एक अभियुक्त जिसका नाम गुड्डू कुमार था, उसको आज पुलिस टीम ले जा रही थी। उनकी निशानदेही थी एक दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए। उन्होंने गाड़ी से भागने का प्रयास किया, पुलिसकर्मियों का हथियार छीना, पुलिस के ऊपर फायरिंग की। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें उनको एक गोली लगी है, वो भी इलाजरत है। और ये कल रात की घटना है जिसमें एक एएसआई संतोष सिंह जो कि मुफस्सिल थाना में 112 में प्रतिनियुक्त थे, वो जब ड्यूटी पे गए थे तो एक परिवार ने उन पर हमला कर दिया था। नंदलालपुर गांव है मुफस्सिल का, उसके सभी परिवार एकजुट होकर के इन पे जानलेवा हमला किया। इनके सर पे गंभीर चोट आई, जिसके बाद इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। और उसी क्रम में रात्रि में ही हम लोगों के द्वारा लगातार छापेमारी करके इसमें 4 व्यक्तियों की, उन्हीं के परिवार के जो हैं, उन सब की अरेस्टिंग की है, जिसमें मुख्य आरोपी रणवीर यादव और गुड्डू हैं यादव और उसके परिवार के अन्य सदस्य की गिरफ्तारी हुई है। आज सुबह में पूछताछ के क्रम में जो अन्य अपराधी हैं इस घटना में शामिल, उनकी पूछताछ के लिए और उनकी अरेस्टिंग के लिए इनके द्वारा बताया गया कि उनकी अरेस्टिंग ये लोग जान रहे हैं कहाँ पे है। तो एसएचओ मुफस्सिल अपनी टीम के साथ इस अभियुक्त को लेकर के इसकी निशानदेही पर गए घटनास्थल पे, जहाँ पे इसकी होने की संभावना थी। जाने के क्रम में जो इनकी गाड़ी थी, वहाँ पे कुछ बकरी के बच्चे वगैरह रास्ते में आए तो एक पेड़ से जा टकरा गई इनकी गाड़ी, और टकराने के बाद जो पुलिसकर्मी थे वो भी घायल हो गए, चोट आई है सभी को। और इसी का फ़ायदा उठा के जो गुड्डू यादव है उसके द्वारा एक सिपाही का राइफल छीना गया और कॉक करके इन लोगों पर ताना गया। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद होता है। 112 पर पुलिस को जानकारी दी जाती है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एएसआई संतोष कुमार वहां पहुंचते हैं, जहां उन पर हमला हो जाता है। वो गंभीर रूप से घायल होते हैं। बेहतर इलाज के लिए मुंगेर से पटना रेफर किए जाते हैं, जहां उनकी दुखद मृत्यु होती है। याद आएगा। चलिए, यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार क्या, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कैसे कर्नाटक में मुसलमानों के लिए ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण देकर क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण देकर यह साबित कर दिया है कि उसकी नीयत केवल वोट बैंक की राजनीति तक सीमित है। सरकारी ठेकों में धर्म के आधार पर आरक्षण सही है क्या यही लोकतंत्र है? कांग्रेस के लिए योग्यता कोई मायने नहीं रखती, बस
मजहब देखो और ठेका बांटो। ये वही कांग्रेस है जिसने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर मुस्लिम तुष्टीकरण किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर निर्माण में बाधाएं खड़ी की थी। अब कर्नाटक में सरकारी ठेकों को भी इस्लामी रंग देने की तैयारी हो गई है। हिंदू ठेकेदार कहीं भी जाएं, कांग्रेस को बस अपने खास वोटर्स की चिंता है। जब मंदिरों से टैक्स लिया जाता है तब कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष होती है, लेकिन जब सरकारी टेंडर की बारी आती है तब उसे सिर्फ मुस्लिम याद आते हैं। ये कैसा न्याय है? कांग्रेस की इस वोट बैंक राजनीति को अगर अभी नहीं रोका गया तो ये देश को एक और विभाजन की ओर ले जाएगा। इसी मामले को और विस्तार से समझिए, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर अपने मुस्लिम प्रेम को साबित करने के लिए हिंदुओं के अधिकारों पर डाका डालने का फैसला किया है। सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने का जो प्रस्ताव रखा गया है वो न केवल असंवैधानिक है बल्कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा भी है। कांग्रेस ने हमेशा से वोट बैंक की राजनीति के लिए एक विशेष समुदाय को प्राथमिकता दी है और अब ये नया कदम उसी कड़ी का हिस्सा है। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया कि किसी धर्म विशेष के लोगों को सरकारी लाभ विशेष रूप से दिया जाए। आरक्षण केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए होता है, न कि किसी धर्म विशेष के लिए। कांग्रेस का ये फैसला खुले तौर पर हिंदुओं के अधिकारों को छीनकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का प्रयास है। कर्नाटक में हजारों हिंदू ठेकेदार हैं जो कड़ी मेहनत से सरकारी टेंडर पाने की कोशिश करते हैं। अब कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों के लिए अलग से 4% कोटा देकर इन हिंदू व्यवसायियों के लिए अवसरों के दरवाजे बंद करने का षड्यंत्र रच दिया है। ये केवल हिंदुओं के हक पर डाका डालने जैसा नहीं बल्कि खुलेआम एक समुदाय विशेष के प्रति अन्याय है। कांग्रेस हमेशा से ही देश को धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति करती रही है। जब वो सत्ता में होती है तो हिंदुओं के अधिकारों को कम कर मुस्लिमों को लाभ देने की कोशिश करती है। यही कांग्रेस थी जिसने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटकर मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की थी। यही कांग्रेस थी जिसने कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार पर चुप्पी साध ली थी। जब देश में विकास की जरूरत है, रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता है, तब कांग्रेस सरकार रोजगार के अवसरों को धर्म के नाम पर बांटने का गंदा खेल खेल रही है। ये फैसला केवल हिंदू ठेकेदारों के लिए अन्याय नहीं बल्कि समूचे कर्नाटक के विकास के लिए एक बड़ी बाधा है। ठेके देने का आधार योग्यता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, न कि धर्म। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये पूरी तरह असंवैधानिक है और बीजेपी इसका कड़ा विरोध करेगी। ये सिर्फ बीजेपी की लड़ाई नहीं है बल्कि हर उस भारतीय की लड़ाई है जो निष्पक्षता और समान अवसरों में विश्वास रखता है। अगर कांग्रेस की इस तुष्टीकरण की नीति का विरोध नहीं किया गया तो भविष्य में अन्य राज्यों में भी इसी तरह के असंवैधानिक फैसले देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस सरकार का ये फैसला साफ तौर पर दिखाता है कि उसे सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, न कि देश की। ये हिंदुओं के हक को छीनने का षड्यंत्र है जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। भारतीय रेलवे नई तकनीकों को अपनाकर भविष्य की यात्रा को और तेज व आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी मद्रास के थायूर परिसर में भारत के पहले हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक का निरीक्षण किया। ये ट्रैक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि हाइपर लूप क्या और कैसे काम करता है। देखिए, हाइपरलूप एक अगली पीढ़ी की परिवहन प्रणाली है जिसमें यात्रियों को लो प्रेशर ट्यूब के अंदर पॉड्स के जरिए बेहद तेज गति से गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। हाइपरलूप है, स्पीड एकदम तेज होगी। हाइपरलूप एक नई तरह की परिवहन प्रणाली है जो पारंपरिक ट्रेनों से अलग होती है। इसमें लो प्रेशर ट्यूब के अंदर पॉड्स यानी कैप्सूल जैसी गाड़ियां हैं वो चलती हैं जो बिजली और चुंबकीय शक्ति से तेज रफ्तार में आगे बढ़ती हैं। अब हाइपरलूप की रफ्तार भी जान लीजिए।
हाइपरलूप की रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती है, यानी यह हवाई जहाज की स्पीड के करीब पहुंच सकता है। सोचिए, जमीन पर आप एरोप्लेन की स्पीड में आप ट्रैवल करेंगे, यात्रा करेंगे। इसमें कोई इंजन या पहिया नहीं होता, यह भी एक अचंभे की बात है। यह चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक फील्ड कह लीजिए, मैग्नेटिक एनर्जी कह लीजिए, और हवा के दबाव के संतुलन से बना, जो बिना घर्षण के, कोई फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन के बिना उसके तेज गति से आगे बढ़ता है। ये पूरी तरह से बिजली से चलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर्ड होगा, जिससे प्रदूषण भी कम होगा, यानी ना के बराबर। क्या ये ट्रेन जैसी होगी? नहीं, ये पूरी तरह से बंद ट्यूब के अंदर चलेगी, जिससे बारिश, धूल या किसी अन्य बाहरी चीज का इस पर असर नहीं पड़ेगा। इसे लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये एक नया और क्रांतिकारी प्रयोग है। रेलवे और इंडस्ट्री की तरफ से इसमें पूरी सहायता दी जा रही है। इसे विकसित किया जा रहा है ताकि भविष्य में भारतीय यात्री तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव ले सकें। आपको बता दें कि आईआईटी मद्रास लंबे समय से हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। संस्थान की आविष्कार टीम इस तकनीक को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत का यह पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक भविष्य में परिवहन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हाइपरलूप तकनीक सफल होती है तो यह भारतीय रेलवे के भविष्य को पूरी तरह बदल सकती है। इससे ट्रेनों की स्पीड कई गुना बढ़ सकती है और लंबी दूरी भी कम समय में तय हो जाएगी। हालांकि यह अभी अनुसंधान और परीक्षण के चरण में है और इसे बड़े पैमाने पर लागू करने में समय लग सकता है। अगर भारत में हाइपरलूप प्रणाली सफल होती है तो यह देश की परिवहन प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। भारतीय रेलवे पहले से ही हाई स्पीड बुलेट ट्रेन और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों पर काम कर रहा है। ऐसे में हाइपरलूप की सफलता भारत को ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन इनोवेशन की दौड़ में आगे ले जाएगा। सुनवाते हैं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। चेंजेस आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। एक बहुत बड़ा नया इन्वेंशन संभव है, वो है हाइपरलूप। हाइपरलूप पे काम करने के लिए यहाँ पर आईआईटी मद्रास में एक यंग इंजीनियर्स की टीम है, उसको रेलवे की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे कि नए तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो सके। ये पूरा हाइपरलूप जो बनाया है 410 मीटर्स का ये पॉड है। ये पॉड इसके अंदर चलता है और वैक्यूम जब क्रिएट हो जाएगा तो ये पॉड मैग्नेटिक लेविटेशन यानी ट्रैक के ऊपर नहीं चलेगा, ट्रैक से ऊपर उठ के चलेगा। इस तरह का इसका एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। काफ़ी अभी जर्नी बाकी है, अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है और रेलवे की तरफ से पूरा सपोर्ट है, इंडस्ट्री की तरफ से पूरा सपोर्ट है, भारत सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट है। जैसा आप जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इनोवेशन पे जोर देते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे जोर देने के कारण इतना बड़ा स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनाया है मोदी जी ने। ये उसी थॉट प्रोसेस का, उसी फिलॉसफी का हिस्सा है। वहीं हमारे संवाददाता सागर कुमार ने आईआईटी मद्रास के युवा इंजीनियर्स से बात की जो इस प्रोजेक्ट में लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। जरा वो भी सुनिए, स्पेशल रिपोर्ट है हमारी। देखिए, आप मेरे पीछे ये जो बड़े बड़े पाइप देख रहे हैं, ये कोई पानी की पाइपलाइन नहीं है। देखने में इस तरह का लगेगा कि ये जैसे कि बड़े बड़े शहरों के अंदर पानी की पाइपलाइन होती है, लेकिन नहीं, ये हाइपर लूप बनाया है, यानी कि आविष्कार हाइपर लूप है। आप सोचिए, यानी कि ये फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर इसके अंदर ट्रेन दौड़ेगी, यानी कि रेल इसके अंदर चलने वाली। इसका है क्या, आसान शब्दों में बताइए, क्योंकि जनता को नहीं पता कि हाइपर लूप क्या है। ये आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट हैं, इन्होंने ये आविष्कार किया है। खुद रेल मंत्री यहाँ पर थे, इनकी तारीफ की गई है। आसान शब्दों में बताइए, आपका नाम क्या है और ये क्या है हाइपर लूप? धन्यवाद। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं आविष्कार टीम में हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आविष्कार हाइपरलूप है। एंड बेसिकली हाइपरलूप क्या है कि ये वैक्यूम में चलने वाली एक ट्रेन के समान ही है। तो उसमें हाइपरलूप में दो मेन चीज़ें, एक लेविटेशन और प्रोपल्शन। लेविटेशन क्या है कि जो पॉड है, पॉड ट्रैक से ऊपर उठेगी। दिखाइए जरा, ये देखिए, यही है वो? हाँ, यही है। तो जब हम लोग जब ये लेविटेशन कहते हैं, तो लेविटेशन में हम चाहते हैं कि जो पॉड है
pod vertically lift हो, it will lift vertically by some 12 millimeters or something. एंड प्रोपल्शन क्या है कि मैग्नेटिक टूल्स के जरिए जो पॉड है वो आगे जाए। तो इससे क्या होता है कि पॉड और ट्रैक के बीच में कोई तनाव नहीं रहता है, जिसके वजह से आपका कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता। सिंस एनर्जी लॉस नहीं होता, आपका ये काफ़ी एफिशिएंट बन जाता है और स्पीड ये लूज़ नहीं करती है। कितने की स्पीड हो सकती है? बताया जा रहा है कि बुलेट ट्रेन और हवाई जहाज की स्पीड से भी तेज चलेगी। इंडीड। सो इसका स्पीड अभी थियोरेटिकली कैलकुलेटेड 1200 किलोमीटर्स पर आवर है। एंड इवन दो अभी ये 420 मीटर्स का आपका ट्रैक बना हुआ है, सिंस इस ट्रैक में हम लोग अभी स्पीड टेस्ट करेंगे, बट अगेन दिस ट्रैक इज नॉट लॉन्ग इनफ टू टेस्ट 1200 किलोमीटर पर आवर, बट स्टिल वी आर टेस्टिंग टू या। तो बिल्कुल ये देखिए, ये इसके अंदर ये बड़ा होगा अभी और। हाँ, सो ये फुल स्केल ट्यूब नहीं है। अच्छा। सो ये प्रोटोटाइप टेस्टिंग के लिए, हाँ, 2 मीटर का डायमीटर। जो असली होगा, जो फ्यूचर में बनेगा, वो 4 से 5 मीटर का हाँ, होगा। 4 to 5 मीटर होगा। ये अभी हम टेस्टिंग, प्रोपल्शन और लेविटेशन को टेस्टिंग करने के लिए ये ट्यूब हम बनाया। हाँ, सो हाइपरलूप में एक प्रॉब्लम है क्या, तो वो है कि टेस्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत कॉस्टली है। सो उसके वजह लाइक हमारी टाइम और कैपिटल बहुत हमको चाहिए। कब तक आपको लगता है कि ये हिंदुस्तान के अंदर ये इस तरह की ट्रेन का सपना जो देख रहे हैं कि उड़ने वाली जो एक तरह से ये रेल होगी, क्योंकि 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की स्पीड होगी, कब तक ये संभव हो सकता है? हाँ, सो हमारा टीम का मोटो है कि एक सेफ्टी और रिलायबिलिटी। सो हम अभी एक 10 साल के बाद मे बी इट विल गो इन विथ ह्यूमन। आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं। झूठ और फरेब पर टिका पाकिस्तान अपनी नाकामी को छिपाने के लिए दुनिया को गुमराह करने से बाज नहीं आता। कारगिल से लेकर ओसामा बिन लादेन तक पाकिस्तान ने अपनी हार को छिपाने के लिए हर तरीके का झूठ बोला है, और अब जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कांड पर भी हर बार की तरह फिर एक बार पाकिस्तान अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। और कैसे ले रहा है, इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए, ये कहावत पाकिस्तान पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि पाकिस्तान की हर बात का आधार सिर्फ झूठ ही होता है। फिर चाहे वो कारगिल युद्ध हो, ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ छिपाने की बात हो, या खैबर पख्तूनख्वा में सेना छावनी पर टीटीपी के हमले की बात हो, हर जगह पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ बोला है और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। वहीं अब पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कांड पर फिर से अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए गलत दावे करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान में 11 मार्च को हुए जाफर एक्सप्रेस हाईजैक को 4 दिन बीत गए हैं, जिस पर पाकिस्तान सेना ऑपरेशन खत्म होने और सभी बंधक छुड़ा लेने का दावा कर रही है। पाकिस्तान ने दावा करते हुए बीते शुक्रवार को कहा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों के मारे गए 26 बंधकों में से 18 सेना और अर्धसैनिक बल के जवान थे। अभियान के दौरान फ्रंटियर कोर के 5 जवान भी मारे गए और 4 FC जवानों को BLA ने मारा है, जबकि एक की ऑपरेशन के दौरान मौत हुई। इसके आगे पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि कुल 354 बंधकों को बचाया गया, जिनमें 37 घायल यात्री शामिल हैं। The total casualties so far are 26. Out of the 354 hostages that have been recovered alive, 37 are injured. So 26 shaheed. Of these 26 shaheed, 18 passengers were from army and FC. वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी आर्मी के इन तमाम दावों को नकारते हुए BLA ने ये दावा किया है कि उसने 214 पाकिस्तानी बंधकों को मार डाला है। BLA ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने युद्धबंदियों की अदला बदली के लिए पाकिस्तानी सेना को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो पाक सेना के लिए अपने बंधकों की जान बचाने का आखिरी मौका था। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पारंपरिक जिद और सैन्य अहंकार को दिखाते हुए गंभीर बातचीत से परहेज किया और जमीनी हकीकत से आंखें मूंद ली।
नतीजतन सभी 214 बंधकों को मार दिया गया। वहीं अपनी इन्हीं विफलताओं को छिपाने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर झूठ परोसना शुरू कर दिया है। बोलान की पहाड़ियों में ट्रेन के हाईजैक होने के बाद पाक सेना ने दावा किया कि उसके 18 सैनिक मारे गए। वहीं डीएलए ने कहा कि उसने 214 पाक सैनिकों को मार गिराया है। अभी आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान झूठ बोलता है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जितना बताएं वो कम है। अब चैनल में जितना हम बोले शो में उतना कम है। देखिए, अगर आपको लगता है कि हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित होती है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए ने इस धारणा को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है, बदल दिया है। ताजा मामला है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है कि एक विमान उड़ते उड़ते अपना पहिया खो बैठा और फिर भी आराम से लाहौर में लैंड कर गया। जी हां, पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस ने यह साबित कर दिया है कि उनके विमान हवा में सिर्फ यात्री ही नहीं बल्कि अपने पार्ट्स भी छोड़ सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पहिया गया कहां? क्या किसी चील ने उठा लिया या कोई चोर आसमान में हेलीकॉप्टर लेके खड़ा था? सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के ऐसे ही मजेदार कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि पहिया शायद महंगाई के चलते खुद ही भाग गया, तो कोई कह रहा है कि पीआईए अब यात्रियों से पहिए अलग से बुक करने का चार्ज भी लेगा। पीआईए की उड़ान संख्या PK 306 गुरुवार को कराची से लाहौर रवाना हुई थी। टेक ऑफ से लेकर फ्लाइट तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब विमान लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा तो कैप्टन और क्रू को पता चला कि मुख्य लैंडिंग गियर यानी जो आगे का टायर होता है उसके 6 में से एक पहिया जो है वो लापता है, यानी 6 टायरों में से एक पहिया लापता हो चुका है। एयरपोर्ट के रनवे पर मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या, पहिए के बिना प्लेन लैंड कैसे हुआ? उतर तो गया पर ये उतरा कैसे? अब तक सुना था कि कभी कभी किसी यात्री का बैग खो जाता, लेकिन पूरे जहाज का पहिया गायब हो गया। ये वाकई कमाल की बात है और पाकिस्तान इसी तरह के कमाल करता है। एयरलाइंस के प्रवक्ता का बयान और भी मजेदार था, कम मजेदार नहीं था। उसने बताया कि हम ये भी जांच करेंगे कि पहिया कराची से ही गायब हुआ था या हवा में गायब हुआ, यानी अब ये भी शक है कि कहीं प्लेन बिना पहिए के ही तो उड़ान नहीं भर चुका था। देखिए, वैसे कराची एयरपोर्ट पर कुछ टायर के टुकड़े जरूर मिले और अब जांच जो है वो जारी है। खैर, ऐसे और भी मजेदार किस्से हैं और भी ऐसी स्टोरीज हैं, लेकिन समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। लेकिन कोई बात नहीं, कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए जनमत में लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।